So today we are going to revise chapter number 5, that is organizing, right? चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, इन दोनों चैप्टर्स को मिला के 14 मार्क्स के एग्जाम आने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलना ये जो चैप्टर है वो 7 नंबर का है। अराउंड जो है 7 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आपके फाइनल एग्जाम में आएगा। इसके अंदर वी हैव टू स्टडी टोटल कितने टॉपिक्स, 7 टॉपिक्स, ठीक है भाई, टोटल 7 टॉपिक्स है। फर्स्ट वन इज मीनिंग, सेकंड है स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड जो है वो है आपका इंपॉर्टेंस, फोर्थ जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, फिफ्थ जो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्स जो है डेलीगेशन एंड सेवन जो है डिसेंट्रलाइजेशन। जिसमें से जो आपका टॉपिक जो डिलीट हुआ है, तो पहले आपको मैं दिखा दूं, चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग से जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर, हाँ जी, टॉपिक नंबर कौन सा, 5, राइट और नॉट। टॉपिक नंबर जो 5 है वो आपका डिलीट हो चुका है, तो इसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, राइट, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है टॉपिक डिलीट हो चुका है, इसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ टोटल 7 में से 6 टॉपिक पढ़ना है, तो ध्यान से पढ़ो। द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज it is a process of defining and grouping activities and establishing relationship among them। हाँ जी, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? देखो, ऑर्गेनाइजिंग से पहले हमें चैप्टर पढ़ना था प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? फ्यूचरिस्टिक, राइट। फ्यूचर्स के लिए हम पहले प्लान बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव या मोटिव या गोल होता है उसको अचीव करने के लिए। तो आफ्टर मेड द प्लान, नाउ वी नीड टू ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेस so that we will what, do our actions and fulfill the objective of the organization, or you can say achieve the goal of the organization। तो जब प्लान बना लेते हैं ना, तो प्लान के बाद हमें अब उसका क्या करना है? प्लान बनाया, सपोज कि भाई साहब मेरे को एक बिल्डिंग बनाना है, वी हैव मेड अ प्लान दैट वी विल कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग ऑफ 10th फ्लोर, 10 फ्लोर का बिल्डिंग बनाना है। तो भाई साहब उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, कितने लेबर्स चाहिए, कितने रॉ मटेरियल चाहिए, कितने ईंटें चाहिए, कितने सीमेंट चाहिए, राइट और नॉट, और भी कुछ कुछ सामान चाहिए, जो जो चीजें रिक्वायरमेंट है, तो वो चीजें हमें लाना पड़ेगा, रिसोर्स जो है हमें इकट्ठा करना पड़ेगा, राइट। और भी कई सारी चीजें हैं जिसे हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग देम। और उन सबके बीच हमें रिलेशनशिप बैठाना पड़ेगा, तालमेल बैठाना पड़ेगा। और अगर मैं बात करता हूँ एनसीईआरटी की, और अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की बुक से, तो आ जाओ जी, दिस इज योर ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, राइट। ये आपका ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर है, और कोई मुश्किल नहीं है, आसान ही चैप्टर है। ये जो चैप्टर है आपका इजी है, कोई मुश्किल वाला चैप्टर नहीं है, ध्यान से रखना, राइट। तो इसमें आ जाओ जी, जो सबसे पहला टॉपिक है, राइट ना, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, जरा इसे पढ़ो। ये पेज नंबर 1111 पे है। कह रहा है क्या, द नेक्स्ट स्टेप इज अ ऑर्गेनाइज रिसोर्स। मतलब क्या है, वंस द प्लान हैव बीन लेड डाउन एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पेसिफाइड, प्लान हैज बीन लेड डाउन एंड ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड, ठीक है भाई। तो उसके बाद हमें क्या करना है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू ऑर्गेनाइज रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब वही सारी चीजें, अगर बिल्डिंग बनानी है तो क्या रिसोर्सेस चाहिए, राइट, इन अ मैनर विच लीड्स टू अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स विच वी हैव ऑलरेडी प्लान, राइट और नॉट। ये चीजें, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट विप्रो, तो ये विप्रो के बारे में कुछ कहानियां बताया हुआ है, उसका एक्सपीरियंस बताया, ये आप घर पे रीड कर लेना। विप्रो इज अ कंपनी, राइट, आईटी सेक्टर का है, उन्होंने प्लान बनाया, रिसोर्स इकट्ठा करा, फिर उसके हिसाब से उन्होंने गोल ऑफ द कंपनी अचीव करा। तो यहाँ पे मीनिंग वाला है टॉपिक नंबर 1। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। ऑर्गेनाइजिंग essentially implies a process which coordinates human efforts, assembles resources, and integrates both into unified whole to be utilized for achieving specified objectives or goal of the organization। और आगे नीचे डिफाइन क्या हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट initiates implementation of plan by clarifying job and working relationship among and effectively deploying resources। भाई साहब रिलेशनशिप बनाना है, वर्किंग रिलेशनशिप, जॉब क्लैरिफाई करना है कि जॉब क्या है, वर्किंग रिलेशनशिप बनाओ, लोगों के ह्यूमन रिसोर्स जितने भी है उनके बीच अच्छा रिलेशन बनाओ, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच, एंड इफेक्टिवली जो है अपनी रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करो, ताकि क्या हो जाए, ताकि आपका जो गोल है, रिजल्ट है, ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या हो जाएगा, अचीव हो जाए। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, राइट। चीजों को ऑर्गेनाइज करना, भाई हम कहते हैं ना भाई, अपनी बुक्स, अपनी स्टडी मटेरियल जो है ऑर्गेनाइज कर लो, राइट और नॉट। अपनी क्लासरूम ऑर्गेनाइज करो, प्रॉपर डेस्क लगाओ, प्रॉपर स्टूडेंट सीट वाइज बैठो,
ऑर्गेनाइजिंग करना का मतलब क्या होता है? अगर कई बार कोई हम प्ले वगैरह स्कूल में होता है, राइट, तो हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, एनुअल डे फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग करना, राइट और नॉट, सारे रिसोर्सेस इकट्ठा करो, क्या क्या चीजें चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। तो हम यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव, जो हमने प्लान बनाया है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करने के लिए, तो उसके लिए सारी चीजें इकट्ठा कर लो, रिसोर्स लाओ, ह्यूमन लाओ, जो जो चीजें चाहिए, राइट, और उसको सही तरीके से उनके बीच तालमेल बना दो, रिलेशनशिप बना दो, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। उसके आगे है सेकेंड पॉइंट है आपका, दैट इज स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो कौन कौन से स्टेप्स हम लेंगे ऑर्गेनाइज करने के लिए चीजों को, तो उसके लिए है आइडिया। आइडिया इज फुल फॉर्म, आइडिया में IDEA, दीज आर दी 4, दैट मीन्स की 4 स्टेप्स हैं ऑर्गेनाइजिंग के। 4 स्टेप्स हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजिंग के, तो देखो फिर फटाफट। सबसे पहला हमें आइडेंटिफिकेशन करना है, I फॉर आइडेंटिफिकेशन, D फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन, आइडिया, ठीक है, I फॉर आइडेंटिफिकेशन, D फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन, E फॉर होता है क्या हमारा, E फॉर होता है बेसिकली एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई साहब ये बड़ा 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, एक होता है अथॉरिटी, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड द लास्ट वन A फॉर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी को असाइन करना लोगों को, जो हमने हायर करा है एम्प्लॉय वगैरह, तो तू ये काम करना, तू ये करना, तू ये करना, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज या जॉब, राइट। और यहाँ पे स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी मैनेजर है उसकी क्या पावर्स रहेंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। अथॉरिटी सिंपली मतलब की पावर्स देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपली मतलब ड्यूटीज देना कि उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है और ये उनको पावर दिया गया है, राइट। तो अब जरा यहाँ से आओ, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहले तो वर्क आइडेंटिफाई करो और डिवीजन बनाओ, दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप in the process of organizing involves identifying and dividing the work that has to be done in accordance with the previously determined plan। जो हमने प्लानिंग करा है, हमने ऑर्गेनाइजिंग के पहले जो प्लान बनाया है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, हाँ जी, उसके हिसाब से हमें आइडेंटिफाई एंड डिवाइड करना है अपने वर्क को, राइट। एंड आगे क्या बोला है, द वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज सो दैट डुप्लीकेशन कैन बी अवॉइडेड एंड द बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग एम्प्लॉइज। सभी एम्प्लॉइज के बीच का जो बर्डन है, काम करने का जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसको आपस में अच्छे से बांट दिया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी और ऑब्जेक्टिव ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन जो है आसानी से पूरा हो जाए, फुलफिल हो जाए, राइट। तो पहला है आइडेंटिफाई करना, किसका, आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क, कि भाई वर्क को आइडेंटिफाई करो, कौन कौन सा वर्क कौन कौन लोग करेंगे, कौन कौन मैनेजर करेंगे, और अलग अलग चीजों को डिवाइड कर दो, उनको डिवीजन दे दो कि भाई तू ये काम करना, ये करना, डिपार्टमेंटल वाइज डिवीजन वाइज बांट दो, जाओ। तो दिस इज व्हाट फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, दैट इज आइडिया का मतलब आई फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन। सेकंड जो है डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है अलग अलग डिपार्टमेंट बना दो। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा गोल है, बड़ा ऑब्जेक्टिव है, बड़ा आपने प्लान बनाया हुआ है, तो छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में बांट दो सभी को, राइट, उससे और काम आसानी तरीके से होता है। तो वंस वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज, अगर आपने स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज में वर्क को बांट लिया है, देन अब आपको क्या करना है, देन दोज एक्टिविटीज विच आर सिमिलर इन नेचर आर ग्रुप टुगेदर, सच set facilitates specialization, this grouping process is called department। जब हम प्रोसेस को ग्रुप कर देते हैं, ठीक है, सिमिलर टाइप के प्रोसेस को एक ग्रुप बना लिया, दूसरे सिमिलर, अब जैसे सिलने वाले 10 लोग लाए, अगर क्लॉथ का हमारा बिजनेस है तो एक कटिंग करने वाला होगा, तो एक बंदा थोड़े काटेगा, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो 10 बंदे को सिर्फ कटिंग का अलग डिपार्टमेंट बना दिया, दे दिया, ठीक है, एक ही काम सब कर रहे हैं, तो इसलिए एक ग्रुप बना दिया, सिलने वाले का एक अलग ग्रुप बना दिया, राइट, पैकेजिंग वाले का एक अलग ग्रुप बना दिया। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ग्रुपिंग करना, मतलब डिपार्टमेंटलाइजेशन करना। डिपार्टमेंट्स कैन बी created using several criteria on the basis, example some of the most popular used basis are territory। तो आप टेरिटरी वाइज भी डिपार्टमेंट बना सकते हो, जैसे इंडिया में नॉर्थ साउथ, ठीक है, वेस्ट ईस्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दो अपने बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी, टाटा जैसे, मान लो टाटा कार वाली जो कंपनी, ठीक है, तो उसने 5 डिपार्टमेंट बना दिया, एक सेंट्रल डिपार्टमेंट पूरे इंडिया में, एक नॉर्थ, एक साउथ, एक ईस्ट और एक वेस्ट, कि मेन ये डिपार्टमेंट रहेगा, फिर इसके छोटे छोटे पार्ट्स रहेंगे, वहां से सारे हम कार वगैरह का सेलिंग करेंगे, चाहे वो क्लॉथ का हो चाहे कुछ भी हो, तो क्लॉथ अप्लायंसेस हो, कॉस्मेटिक वाला प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके हम ज्योग्राफिकल टेरिटरी के हिसाब से भी डिपार्टमेंट बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप से जो है वो है आपका असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। तो
पहले क्या कर लिया आपने, आइडेंटिफाई कर लिया एंड डिवीजन ऑफ द वर्क कर लिया, फिर आपने सेकंड क्या कर लिया, डिपार्टमेंट बना दिया ज्योग्राफिकल वाइज या काम वाइज, और अब उसको क्या करना है, ड्यूटी असाइन करना है, उनको ड्यूटीज देना है कि भाई ये डिपार्टमेंट तेरा ये काम, ये डिपार्टमेंट तेरा ये काम। तो आगे क्या लिखा हुआ है पढ़ो जरा, इसने क्या बोला है, इट इज नेसेसरी टू डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशंस एंड अकॉर्डिंगली allocate वर्क टू वेरियस एम्प्लॉइज once departments have been formed, each of them is placed under a charge of an individual. Jobs are then allocated to the number of each department. सभी डिपार्टमेंट को अलग अलग जॉब दे दो फटाफट, राइट, इन अकॉर्डिंग विद दियर स्किल, उसके स्किल्स के हिसाब से, उसके कॉम्पिटेंस के हिसाब से उनको सारे काम दे दो ताकि वो क्या कर पाए, उस काम को कंप्लीट कर पाए विद इन टाइम, राइट, यानी कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इट इज एसेंशियल्स फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस, आ गया इफेक्टिव वर्ड, राइट, एफिशिएंटली और इफेक्टिव परफॉर्मेंस, दैट द प्रॉपर मैच इज मेड बिटवीन द नेचर ऑफ द जॉब एंड द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। द वर्क मस्ट बी असाइंड टू दोज हु आर बेस्ट फिटेड फॉर, हाँ जी, इट, या फॉर परफॉर्म इट वेल, जो लोग जिस चीज के लिए ज्यादा वो है फिट है, उसको वो वाला काम दे दो। लास्ट वन इज एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इससे अलग से कई बार केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, राइट, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, सभी लोग पूरा फोकस करना है। कह रहा है क्या, मेयरली अलोकेटिंग वर्क इज नॉट इनफ, सिर्फ उनको काम देना ही जरूरी नहीं है, each individual should also give who he has to take orders from and to whom he is accountable, मतलब कि सबको ये भी जरूरी है देना कि भाई इसको ऑर्डर कौन देगा और ये किसके अकाउंटेबल होगा। मान लो एक बड़ी सी कोई कंपनी है, इसके अंदर मान लो किसी को हमने हायर किया मिस्टर राम को, तो राम को अगर हम कोई ड्यूटी देते हैं, इसको ड्यूटी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, राइट, तो हम इसको बता देंगे कि भाई देख, तेरे ऊपर मिस्टर मोहन जो मैनेजर है, तेरे को जो ये ऑर्डर देगा यही फॉलो करना है, मतलब कि जो ये काम बोलेगा तेरे को यही करना है, यानी कि उसी का तू अकाउंटेबल है। अगर कोई दूसरा मैनेजर तेरे को कोई काम देता है, नहीं देता, तो नहीं भी करेगा तो चलेगा, तू सिर्फ अकाउंटेबल मोहन के काम के लिए है, राइट। तो इसको हमने क्या कर रहा है, अकाउंटेबल सिर्फ इसके लिए रहेगा और यही मोहन ही सिर्फ इसको ऑर्डर देगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर फ्रॉम, क्या है, किसी को भी ही हैज टू टेक ऑर्डर फ्रॉम एंड होम टू ही इज अकाउंटेबल। The establishment of such clear relationship helps to create a hierarchy structure and helps in the coordination among the department। और मैं ऐसी भी बात कर सकता हूं, अगर मान लो कोई सेल्स मैनेजर हमने हायर करा है, कोई ये सेल्स मैनेजर है, ध्यान से सुनना, तो हमने इसको बोला, इस फैक्ट्री में एक सेल्स मैनेजर हमने हायर करा, हमने इसको बोला भाई देख, तेरे को डेली 5,000 क्लॉथ में कुछ भी ले लो, शर्ट्स, कपड़े, कोई भी क्लॉथ का बिजनेस, तो 5,000 शर्ट्स तेरे को बेचने हैं डेली, टी शर्ट, राइट, 5,000 टी शर्ट बेचने। तो ये इसको हमने ड्यूटी दे दिया डेली का, ड्यूटी मतलब कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि भाई साहब इसे क्या करना पड़ेगा, 5,000 शर्ट डेली बेचना ही बेचना पड़ेगा, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे ना, तो क्वेश्चन आता है कि क्या हमें इसे अथॉरिटी भी देनी है, यस, इसे अथॉरिटी भी दो। अथॉरिटी मतलब भाई साहब इसको कुछ क्या दो, पावर्स भी दो, ताकि ये 5,000 शर्ट्स यानी टी शर्ट जो है बेच सकता है। पावर कहने का मतलब क्या है कि भाई साहब, हाँ, अगर मान लो ये सुबह में 200 शर्ट्स, 2,000 शर्ट लेके गया, तो जिस टाइम पे भी ये क्या करे, इसको जरूरत पड़े, तो भाई साहब इसके पास पावर होनी चाहिए कि आके फैक्ट्री से 1,000, 2,000, 3,000, 6,000 कुछ भी शर्ट जो है ले जाए। या इसके पास एक और पावर दे दो ताकि ये डिस्काउंट जो है कस्टमर को दे पाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा शर्ट जो है बेच पाए। अगर मैंने इसको बोला सिर्फ 5,000 बेचना, मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई 10% से ज्यादा का डिस्काउंट मत देना, तो फिर दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा सा और पावर दे दो। या यू कैन से एक अलग मैनेजर है, वो मैनेजर को बोला है 5% डिस्काउंट देने का, इसको बोला इसने सिर्फ 2% दो, तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए अथॉरिटी के साथ पावर भी, मतलब पावर के साथ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको अथॉरिटी भी देना पड़ता है किसी भी मैनेजर को, तभी जाके क्या होता है, बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो सक्सेसफुली जो है अचीव होता है, राइट। तो आइडिया क्या है, इट इज अ स्टेप्स ऑफ व्हाट, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आइडिया फुल फॉर्म शॉर्ट में याद रख लेना है, स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग या स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, शॉर्ट में आइडिया। आई फॉर क्या हुआ, याद हुआ कि नहीं याद हुआ, जल्दी से बताओ फटाफट सभी लोग। आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, डी फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन, ई फॉर एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ए फॉर असाइनमेंट ऑफ जॉब। जल्दी से बताओ, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है सबको। आइडिया का फुल फॉर्म कौन कौन बताएगा, जल्दी से बताते चले जाओ चैट बॉक्स में। हाँ जी, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। यहाँ तक क्लियर है सबको, रिप्लाई आने चाहिए प्लीज, क्विकली रिप्लाई करेंगे। हाँ जी, क्लियर हमने 2 पॉइंट पढ़ा है, हमें अभी 6 टॉपिक्स और पढ़ना है। बाकी लोग भी रिप्लाई करो प्लीज चैट। आज कोई रिप्लाई ना कर रहा है नालायक। पल्लवी, साक्षी, आनंद, सुरभि,
आलोक अमन का है, यस सर क्लियर है, आलोक का आ गया है। और कोई नहीं है। चलो तो मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ तक क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज एक बार रिप्लाई कर दो सभी लोग। हाँ जी यस सर क्लियर है, आइडेंटिफिकेशन ओके रिवर्ट। आ गया, पल्लवी का भी आ गया, सुरभि का भी आ गया, ठीक है ओके। टाइप करने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए थोड़ा लेट आया रिप्लाई, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आप चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो रजिस्टर में पॉइंट वाइज, तो ताकि साथ साथ में लर्न भी हो जाएगा आपका। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दैट इज ABCDE यूटिलाइजेशन। इसका शॉर्ट कुछ नहीं बन रहा था तो मैंने बना दिया ABCDE और लास्ट में U फॉर यूटिलाइजेशन, U फॉर यूटिलाइजेशन, राइट। तो ये जो यूटिलाइजेशन है मैंने यहाँ से लिया है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ए फॉर क्या हो गया आपका, ए फॉर है आपका अडेप्टेशन टू चेंज, ठीक है, थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ। बी फॉर आपका हो गया बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, बी फॉर बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। ए फॉर अडेप्टेशन ऑफ टू चेंज, बी फॉर बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। सी फॉर क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशंस, डी फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ठीक है। ई फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, E for effective administration and also E for expansion and growth, E for expansion and growth। A for क्या हुआ याद करो, adaptation, A for adaptation of adaptation to change, A for adaptation, B for benefit, C for clarity, ठीक है। D for development, development किस चीज का, पर्सनल का डेवलपमेंट। E for expansion और effective utilization, E for effective administration and effective एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। और आपका यू फॉर हो गया यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो दीज आर दी टोटल 7 इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है भाई साहब, क्यों हमें अपने रिसोर्सेज वगैरह को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। यस सही जवाब पल्लवी, स्टैब्लिशिंग रिपोर्ट, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, बहुत बढ़िया सही है। तो अब आ जाओ जी एनसीईआरटी की बुक पे आते हैं और जरा यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस। द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे है इंपॉर्टेंस पॉइंट नंबर 3, राइट। तो सबसे पहला है बेनिफिट ऑफ स्पेसिफिकेशन, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू अ सिस्टमैटिक अलोकेशन ऑफ जॉब, right, jobs amongst the workforce. This reduce the workloaded as well as enhance productivity because of the specific workers performing a specific job on a regular basis. Repetitive performance of a particular task allows a worker to gain experience in the area and lends to a specialization। भाई साहब स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है बताओ। कोई बंदा एक ही काम बार बार करता है, सिर्फ कटिंग का एक को हमने काम दे दिया एक पर्सन को, सिर्फ तू कटिंग में ही काम करना, तेरे को क्लॉथ सिर्फ काटना ही है, राइट। और दूसरे को मैंने दे दिया उसको बटन लगाना सपोज, तो एक ही काम वो करेगा ना तो स्पेशलाइज हो जाएगा। वो हो सकता है जितने क्लॉथ 1 घंटे में काट देगा ना उतना जो है नेक्स्ट पर्सन नहीं काट पाएगा। और अगर एक ही बंदे को कटिंग और मान लो मैं सिलाई का काम दे देता हूँ तो हो सकता है 5 घंटे में अगर वो 2 कपड़े सिल के देता है, राइट, और मैं सिर्फ अलग से क्या करूं, एक कटिंग का रख दूं और एक सिलने वाला रख दूं, तो हो सकता है वो जो है 5 से ज्यादा शर्ट्स वगैरह बना दे। बिकमिंग एक्सपर्ट इन द पर्टिकुलर टास्क, वेरी गुड पल्लवी, बहुत बढ़िया, एकदम सीधी सी बात है। बिकमिंग एक्सपर्ट इन द पर्टिकुलर टास्क, एक्सपर्टीज आ जाती है उसके पास, तो काम अच्छा होता है, आसानी से हो जाता है और बढ़िया क्वालिटी ऑफ गुड्स निकलता है। सेकंड है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। हाँ जी सभी को, ठीक है ना, अपनी क्लियर होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलेशनशिप अमंग दी एम्प्लॉइज, वर्कर्स, कम्युनिकेशन, सारी चीजें। तो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप क्लैरिफाइज लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफाइज हु इज टू रिपोर्ट टू होम। सबको ये क्लियर होना चाहिए जितने भी एम्प्लॉइज वगैरह काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई उस पर्सन को किसे रिपोर्ट करना है, दैट मीन्स कि उसका बॉस कौन है, राइट और नॉट। दिस रिमूव्स एम्बिगिटी इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। इससे क्या होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने में जो दिक्कत होती है वो चीज हट जाता है, आसान रहता है। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग हायरार्किकल ऑर्डर, देयरबाय enabling the fixation of responsibility and specification of the extent of authority टू बी एक्सरसाइज बाय इंडिविजुअल। तो यहाँ पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात दोबारा से आ गई है, तो इससे क्लियर रहता है कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी अथॉरिटी क्या है, हमारे पास कितने पावर दिए गए हैं और हमारी कितनी ड्यूटीज हैं, राइट और नॉट, ये इससे क्लियर रहता है। थर्ड वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आई गेस इसके बारे में तो आप आसानी से खुद भी लिख सकते हो, ये बड़ा आसान टॉपिक है। जितनी भी रिसोर्स है आपका उसको अच्छे से अच्छे यूज करना है। और रिसोर्स का मतलब क्या, मटेरियल, फाइनेंस, ह्यूमन। मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल,
फाइनेंस का मतलब पैसों का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना, मनी इज ऑल्सो अ रिसोर्स, एंड ह्यूमन जितने भी इंप्लॉइज है वो भी आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एज अ मैनेजर आपके सारे क्या है, रिसोर्सेज, तो उनका अच्छे से यूज करना। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू प्रॉपर यूजेज of all material, finance, human resources. The proper assignment of jobs avoids overlapping of work and also makes possible the best use of resources. Avoidance of duplication of work helps in preventing confusion and minimizing the waste of the resources and efforts. Next है adaptation to change. चेंज को भी अडॉप्ट करना हमें कंपलसरी होना चाहिए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउज अ बिजनेस एंटरप्राइजेस टू अकोमोडेट चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। इट अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू बी suitably modified and the revision of interrelationship among the managerial level to pave the way of smooth transactions। ठीक है ना, आसान बढ़िया एकदम स्मूथली ट्रांजेक्शंस या सारे काम को करने के लिए क्या हो जाता है, ये आसान रहता है हमारे लिए। तो इसलिए हमें चेंज को अडॉप्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, कोई भी। फिर है क्या, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शंस ऑफ जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज। भाई ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, सभी लोगों को हमने उसका ड्यूटी असाइन कर दिया और उसके पावर्स दे दिया, यानी कि उसको जो है हाँ जी अथॉरिटी भी दे दिया, तो सबको क्लियर है कि उसका क्या क्या काम है और उसको किसको किसको रिपोर्ट करना है। तो इससे क्या हो जाता है, इससे हमारा क्या होता है, इट हेल्प्स टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशंस। कोई भी जो इंप्लॉइज है, मैनेजर है, जो वर्कर है, वो फिर क्या करता है, कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होता और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता किसी भी इंप्लॉइज वगैरह को, राइट। तो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप इनेबल्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज देयरबाय बिकम्स इजीली एंड दिस ब्रिंग इफेक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद है सिक्स है क्या, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग stimulates creativity among the managers. Effective delegations allow the manager to reduce their workload by assigning routine jobs to their subordinates. The reduction in workload by delegation is not just necessary because of limited capacity of the individual, but also allows the manager to develop methods and ways of performing tasks. तो ये सारी चीजें था क्या, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, कि भाई जो मैनेजर है वो अपने हिसाब से भी धीरे धीरे क्या कर सकता है, कई बार जो है नए नए मेथड्स, नए नए आइडियाज किसी भी काम को जॉब करने के लिए क्या करता है, वो निकाल लेता है। तो उसके थ्रू भी क्या हो जाता है, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको जो है निभा देता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव करके दे देता है ऑन टाइम, राइट। एंड द लास्ट वन इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ क्या है, ऑर्गेनाइजिंग helps in growth and diversification, or you can say expansion of the organizations। कैसे growth होता है, by enabling it to deviate them from existing norms and taking up new challenges। आगे लिखा हुआ है, it allows a business expertise to add more job position, departments and even diversify their products line। जैसे कि भाई इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग से ही नए नए और डिपार्टमेंट बनाएगा, नए फैक्ट्री खोलेगा, नए शॉप्स खोलेगा और उसमें ग्रोथ करते चले जाएगा। बिजनेस 1 से 2, 2 से 4, ये सारी चीजें, इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन कस्टमर्स। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट ज्यादा बिकने लगता है, दैट मीन्स कि वो कंपनी ग्रो कर रही है। जब उसके पास बहुत सारे नंबर ऑफ कस्टमर आ जाते हैं, दैट मीन्स कि वो कंपनी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। अगर उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने लगता है, दैट मीन्स इट ऑल्सो मीन्स कि कंपनी क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। तो दीज आर दी केसेस। तो आगे क्या लिखा है, न्यू ज्योग्राफिकल टेरिटरीज कैन बी एडेड टू current areas of operation and this will help in the increasing customer base, sales, profit। तो ये चीज क्या करती है, इंडिकेट करती है growth and expansion of the business organization। तो these are what ABCDE utilization of resources। तो हमने शॉर्ट में क्या पढ़ा था, जल्दी से बताओ। These are the importance of organizing ABCDE utilization। A for adaptation to change, B for benefit of specialization, specialization का हमें benefit मिलता है, C for clarity in work relations, D for development of personal। उसके बाद ई फॉर क्या होता है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, और साथ साथ में ई फॉर क्या होता है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और लास्ट में क्या है भाई, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो दीज आर दी 7 इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। यहां तक सबको क्लियर है, बात समझ में आती है, हाँ या ना, जल्दी से एक बार मेरे को बता दो। हाँ जी, फिर हम आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 4, 5 और 6। 3 पॉइंट्स और हमें करने हैं, क्योंकि पॉइंट नंबर 7 टोटल 7 था, उसमें से पॉइंट नंबर 5 जो डिलीट हो चुका है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। यस सर, आलोक का जवाब आया यस। और भी बाकी लोग बताओ भाई, क्विकली क्विकली बताओ फटाफट। हाँ जी, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता था, शॉर्ट बताओ, शॉर्ट की प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स, पॉइंट नंबर 2। हाँ जी, शॉर्ट क्या था, जल्दी से बताओ। साक्षी आनंद यस सर, पल्लवी यस सर। हाँ जी, अब बताना है आपको, एक हमने शॉर्ट की बनाया है,
आइडिया और एक शॉर्ट की बनाया है हमने, वेरी गुड, लवी का जवाब आइडिया। और दूसरा हमने इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस का शॉर्ट की क्या बनाया है, जल्दी से बताओ। ABCDE यूटिलाइजेशन, वेरी गुड पल्लवी, बाकियों का तो जवाब आ नहीं रहा है। हाँ जी बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी एक बार रिप्लाई करो जी। वेरी वेरी गुड सर, यहाँ तक तो काफी हद तक कुछ समझ में आया, याद हुआ, कुछ कुछ पॉइंट तो याद हुआ। यस साक्षानंद ऑल्सो, हाँ जी रिप्लाइड, हाँ जी वेरी गुड साक्षानंद, आपका भी जवाब सही है। बाकी लोग तो शांति से सुन रहे हैं, चलो कोई बात नहीं है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, जरा क्विकली ध्यान से आ जाओ जी फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक है 4 ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है जरा ध्यान से देखो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में दो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे जरा ध्यान से पढ़ना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है, दो स्ट्रक्चर होते हैं, सबसे पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर और सेकंड जो होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। सबसे पहला जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर है, सेकंड है डिविजनल स्ट्रक्चर, और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ने, दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ने। कई बार एडवांटेजेस को मेरिट्स भी कहा जाता है, डिसएडवांटेज को लिमिटेशंस भी कहा जाता है, तो ध्यान रख लेना, राइट। एडवांटेज को आप चाहो तो मेरिट्स भी कह सकते हो, तो अगर मेरिट करके क्वेश्चन आएगा और इसका जो है लिमिटेशंस करके क्वेश्चन आएगा तो भी इसका मतलब सेम होता है, याद रख लेना, राइट। जहां पे भी एडवांटेज है उसका मतलब मेरिट्स भी होता है, और डिसएडवांटेज का मतलब लिमिटेशंस भी आप कह सकते हो। सर फीचर्स नहीं बताए ऑर्गेनाइजेशंस के, फीचर्स फीचर्स फीचर्स, ओके फीचर्स नहीं बताया मैंने, हाँ जी फीचर्स नहीं बताए मैंने, कौन सा, मैं पॉइंट वाइज ही पढ़ा रहा हूँ। इंपॉर्टेंस बता दिया आपको, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बता दिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स है, फिर आगे आएगा यहाँ पे अभी डिविजनल स्ट्रक्चर्स, फीचर्स, फीचर्स कहाँ है इसमें, फीचर्स का टॉपिक नहीं है, फॉर्मल इनफॉर्मल एंड, हाँ जी उसके बाद जो है डेलीगेशंस है। फीचर्स का टॉपिक आपके उसमें होएगा क्या, आर के सिंगला में, चलो तो आर के सिंगला वाला वो पेज भेज दो, आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ फीचर्स। एनसीईआरटी में नहीं है, डोंट वरी, तो मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा फीचर्स। तब तो ये पॉइंट टॉपिक नहीं आएगा ना। हाँ जी इसमें नहीं है तो आने तो नहीं चाहिए, राइट, लेकिन आर के सिंगला में दिया हुआ है, तो अगर आपको यस अलग से सर। समझना है तो वो वाला पेज जो है आप जो है भेज देना, मैं अभी एट द एंड में आपको फीचर्स भी समझा दूंगा, ठीक है जी। तो एनसीईआरटी में सिर्फ है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स में दो होता है, ध्यान से सुनो। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में दो हैं, एक है फंक्शनल एक है डिविजनल, एक है फंक्शनल स्ट्रक्चर एक है डिविजनल स्ट्रक्चर, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से सुनना जरा, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, ये वाला तो कट गया है और ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो फंक्शनल और डिविजनल, कोई बताएगा फंक्शनल क्या है स्ट्रक्चर और डिविजनल क्या होता है, एनीवन एक्सप्लेन, हाँ जी किसी को कुछ आइडिया हो, फंक्शनल और डिविजनल, फंक्शनल और डिविजनल, बोलो भाई बोलो, फंक्शनल एंड डिविजनल, इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पढ़ना है, फंक्शनल एंड डिविजनल, हाँ जी बताओ जल्दी से। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, फंक्शनल एंड डिविजनल, नंबर 1 फंक्शनल, नंबर 2 डिविजनल, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स एंड डिविजनल स्ट्रक्चर्स। डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ मेजर एक्टिविटीज, बिल्कुल ठीक, एक होता है मेजर एक्टिविटीज और एक और भी होता है ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी होता है, तो एक होता है फंक्शनल वाला और एक होता है डिविजनल वाला। तो फंक्शनल जो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर दिया हुआ एग्जाम्पल, तो मैनेजिंग डायरेक्टर एक हो गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सबको एम लगा देना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर एंड परचेजिंग मैनेजर। उसके बाद एक होता है सेल्स मैनेजर, भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, सेल्स मैनेजर, राइट और नॉट, हाँ जी एडवर्टीजमेंट मैनेजर भी लिख सकते हो। तो फंक्शनल का मतलब होता है फंक्शन, काम, काम, तो काम के अकॉर्डिंग जो है जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो जब उनके काम के आधार पे अलग अलग उसका डिवीजन बना दिया जाता है, एक बड़ी फैक्ट्री उसमें कई सारे डिवीजन बना दिए, मैंने कहा भाई परचेज मैनेजर रख दिया, यानी कि तू सिर्फ परचेज का काम करना, परचेज का देख रेख करना, दैट इज परचेजिंग मैनेजर। दूसरा मैंने सेल्स मैनेजर रख दिया, भाई तू सिर्फ सेल्स का मैनेजमेंट करना। तीसरा मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सिर्फ वो R&D करते रहता है, जैसे मोबाइल की कंपनी तो R&D करते रहता है, 2 कैमरा 4 कैमरा टच स्क्रीन और इसमें क्या क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, R&D में सबसे ज्यादा खर्चे होते हैं, सबसे ज्यादा कॉस्ट R&D में लगता है। जो एप्पल का फोन जो इतना महंगा होता है, क्यों होता है महंगा, क्योंकि भाई साहब सबसे ज्यादा वो R&D पे खर्च करता है, ठीक है, क्योंकि उस टाइप का सॉफ्टवेयर, उस टाइप की जो वो फीचर्स देता है और भी अदर कंपनी बड़ा मुश्किल से दे पाती है। फिर है मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो ये सिर्फ मार्केटिंग का काम करेगा, एडवर्टीजमेंट वगैरह कि कैसे गुड्स वगैरह का जो है प्रचार किया जाए, राइट और नॉट, ऐड किया जाए।
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जितने भी इंप्लॉइज वर्कर्स हैं कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सिर्फ मैनेजमेंट करना, किसको क्या काम देना है, किसको कितनी सैलरी देनी है वो। तो काम के आधार पे अलग अलग डिवीजन बना देना, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो इसका हमें एक तो पढ़ना है एडवांटेज और एक पढ़ना है डिसएडवांटेज, दो ही चीजें हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर्स का मतलब मीनिंग समझा दे तो ये लो 2 लाइन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स of similar nature under functional and organizing, and these major functions as separate departments created a functional structure. All department reports to the coordinating head. For example, in a manufacturing concern, division of work into key functions will include production, purchase, marketing, accounts manager होता है, personal, human manager वही HR, or these departments may be further divided into sections. Thus, a functional structure is an organization design that groups similar to related job, उसको एक साथ टुगेदर कर दिया जाता है। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ना है। तो एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या, जरा ध्यान से देखो फटाफट। तो अब एक बात बताओ भाई, ग्रुप के आधार पे, ठीक है ना, सिमिलर नेचर ऑफ जॉब के आधार पे हम अलग अलग डिवीजन बना देना, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ मेजर एक्टिविटीज, ठीक है, सही जवाब, हाँ जी। तो उससे हमें क्या फायदा होएगा, तो सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी करके लिख सकते हो जब भी क्वेश्चन आए तो। अ फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, इससे क्या होता है, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होता है, सिंस एम्फसाइज इज प्लेस्ड ऑन द स्पेसिफिक, दिस प्रमोट एफिशिएंसी, इससे क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होता है ऑर्गेनाइजेशंस का, इन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एज एम्प्लॉय परफॉर्म सिमिलर टास्क विद इन अ डिपार्टमेंट एंड आर एबल टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। सेकेंड फायदा क्या है, इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इससे भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट के आपस में क्या होते हैं, कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, ताकि काम अच्छे से हो। द थर्ड जो फीचर्स है, थर्ड जो एडवांटेज है वो है क्या, इससे क्या होता है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजर एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मैनेजर का एज वेल एज ऑपरेशंस का भी एफिशिएंसी जो है इंक्रीज होता है, साथ में प्रॉफिट भी कंपनी का इंक्रीज होता है। नेक्स्ट एडवांटेज जो है, इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन, जाहिर सी बात है डुप्लीकेशन क्या हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा, कोई भी काम रिपीटेड नहीं होगा, वेस्टफुल एक्टिविटीज जो है कम हो जाएगा। ई पॉइंट है क्या, इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय इजियर, तो एम्प्लॉय की जो ट्रेनिंग है वो भी इजी हो जाता है, राइट, एज द फोकस इज ओनली ऑन लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल, सिर्फ उस स्किल पे फोकस कर दिया जाता है, क्योंकि हमने अलग अलग डिवीजन बना दिया ना, परचेज वाले का सिर्फ परचेज का काम दे दिया, सेल्स को सेल्स का काम दे दिया, तो उससे क्या हो जाता है, उनकी ट्रेनिंग वगैरह जो है इजी हो जाती है। एंड इट इंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन, अलग अलग फंक्शन जो है उसका ज्यादा अटेंशन उनको रहता है, राइट, जो फंक्शन जिसको दिया गया है उसी पे उनका फोकस रहता है, उसी पे उनका अटेंशन रहता है। परचेज वाले का सिर्फ परचेज पे दिमाग चलेगा, सेल्स का सिर्फ दिमाग सेल्स पे चलेगा, राइट, मार्केटिंग मैनेजर सिर्फ मार्केटिंग वाले पे ध्यान देगा, तो सिर्फ उसका उस पर अटेंशन रहेगा। तो दीज आर दी एडवांटेजेस, नाउ वी आर डिस्कसिंग डिसएडवांटेजेस और यू कैन से लिमिटेशंस। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर से क्या डिसएडवांटेज होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेसेस लेस एम्फसाइजेस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स देन द ऑब्जेक्टिव परस्यूड बाय द फंक्शनल हेड। अब सिंपल सी बात है, अगर मैंने 4 डिपार्टमेंट बना दिए, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग एंड R&D, तो जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है ना, उसको अब सेल से कोई मतलब नहीं रहेगा, राइट, वो सेल को भाई सेल हो चाहे नहीं हो उससे मतलब नहीं, वो तो अपना मार्केट करते रहेगा गुड्स का, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट बेचे ना बेचे। सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो सामान बेचेगा, राइट, तो उसको परचेज डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं, प्रोडक्शन कितना भी हो गुड्स का उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपना जितने गुड्स आएंगे उसके पास उसके हिसाब से वो सेल्स करता रहेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, जितना मटेरियल आएगा उतना ही प्रोडक्शन करेगा। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, एकदम छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर एक मैनेजर है परचेजिंग मैनेजर और ये दूसरा मैनेजर है, ये है प्रोडक्शन मैनेजर, राइट, ये है प्रोडक्शन मैनेजर और ये है परचेजिंग मैनेजर, तो इन दोनों सेपरेट सेपरेट है। परचेज मैनेजर सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कर रहा है सपोज, और ये प्रोडक्शन कर रहा है गुड्स का, तो ये क्या करेगा, जितना इसके पास मटेरियल आएगा उतना ही ये सामान प्रोड्यूस करेगा, राइट, प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो बिग ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर ये डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशंस का गोल है भाई साहब 1000 प्रोडक्ट डेली बनाना, 1000 प्रोडक्ट डेली बनाना ऑर्गेनाइजेशंस का गोल है सपोज, राइट। अब ये जो प्रोडक्शन मैनेजर है ये सिर्फ और सिर्फ 900 गुड्स ही बना पाता है, तो ऊपर का जो मेन बॉस है, जो मेन मैनेजर है, सबसे CEO है सपोज जो, वो इसके पास आता है, ये प्रोडक्शन मैनेजर का, कहता है भाई हमने तेरे को टारगेट दिया है 1000 प्रोडक्ट डेली बना, लेकिन तू सिर्फ 900 बना रहा है, ऐसा क्यों। तो ये पता है क्या कहता है, भाई साहब देखो हमारे पास जितनी मटेरियल आया हमें तो उससे मतलब है, हमारे पास मटेरियल जितना आया उससे हम 900 बना सकते हैं, हमने बना दिया, तो हमारे पास मटेरियल कम आया है
अगर ज्यादा आएगा तभी बनाऊंगा। अगर मान लो 900 प्रोडक्ट के लिए हमें सपोज हमें 12,000 केजी रॉ मटेरियल चाहिए, कोई भी चीज हम बना रहे हैं राइट, तो रॉ मटेरियल हमने केजी में, तो 12,000 केजी चाहिए राइट। लेकिन हमारे पास ये जो है ना परचेज करके, परचेजिंग का मैनेजर का काम क्या होता है, रॉ मटेरियल परचेज करना कहीं मार्केट से। तो ये परचेज कितना किया, सिर्फ 10,000 केजी परचेज करा और इसको दे दिया, तो 10,000 से इसने 900 गुड्स बना दिए, 900 प्रोडक्ट बना दिए, 900 आइटम बना दिए। अगर इसको 12,000 केजी रॉ मटेरियल देगा तभी तो ये 1,000 प्रोडक्ट बना पाएगा, तो इसके पास आए नहीं। तो ये दो क्या हो गया, अलग अलग डिवीजन करने से क्या हो जाती है कई बार, हाँ जी, अलग अलग डिवीजन करने से क्या होता है, लेस एम्फसाइज एंड ओवरऑल एंटरप्राइज का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो जाता है, कई बार फुलफिल नहीं होता है राइट। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव का जो है गोल जो है उसको कम वैल्यू देके सिर्फ वो डिपार्टमेंट वाइज वैल्यू देते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है किस चीज का, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स करने से, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स करने से। बी है क्या, इट लीड्स टू प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन। देखो ना, कहा ना कि कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो सकती है भाई साहब, कैसे, मैंने कहा ना भाई, अलग अलग जब डिवीजन बना दोगे तो इसको इससे कोई मतलब नहीं, इसको इससे कोई मतलब नहीं है आपस में राइट। तो इससे क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन सही से बन नहीं पाता है। तो यू कैन सिंपली से टू डिसएडवांटेज, एक तो क्या हो जाता है ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो सकता है, हाँ जी, एम्फसाइजेस हो सकता है किसके ऊपर, देन दी ऑब्जेक्टिव परस्यूड बाय द फंक्शनल हेड, फंक्शनल हेड के डिपार्टमेंट ज्यादा बड़ा हो जाते हैं, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाता है। और इससे क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन सही से नहीं हो पाता, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है राइट। उसके अलावा एक साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, क्योंकि भाई परचेज मैनेजर क्या करेगा, उसका काम सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, तो कोशिश करेगा कम से कम कॉस्ट लगा के परचेज करो। और प्रोडक्शन का अलग है कि भाई वो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है राइट। तो दोनों का इंटरेस्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कई बार। तो अलग अलग डिवीजन का, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट का मतलब जो उसका मोटिव है वो अलग अलग रहेगा, तो दोनों के बीच कभी भी क्या होगा, सही से नहीं बनेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। तो ये चीजें हैं, तो एक है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन डिविजनल डिपार्टमेंट्स, और दूसरा है कौन सा, प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन, और सबसे ऊपर में हमने पढ़ा क्या, एम्फसाइजेस ऑन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल या एंटरप्राइजेस ऑब्जेक्टिव। दीज आर दी डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस। आगे कह रहा है इट में लीड्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एज अ पीपल विद सेम स्किल एंड नॉलेज बेस में डेवलप अ नैरो पर्सपेक्टिव एंड दस हैव डिफिकल्ट इन अपीयरिंग बाय अदर पॉइंट ऑफ व्यू। तो जाहिर सी बात है ये 5 हमारा इसका डिसएडवांटेजेस था। और सूटेबिलिटी क्या है, तो ये ध्यान से पढ़ना, सूटेबिलिटी लास्ट में दो लाइन का दिया हुआ है, दोनों में डिविजनल स्ट्रक्चर्स का भी मिलेगा, ये दूसरा डिविजनल स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल एरिया वाइज, और हमने ऊपर में पढ़ा फंक्शनल स्ट्रक्चर, मतलब कि काम के हिसाब से अलग अलग डिवीजन बनाना। तो सूटेबिलिटी क्या है, इट इज मोस्ट सूटेबल व्हेन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, हैज अ डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस, रिक्वायर्ड अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये भाई देखो दोनों डिपार्टमेंटल जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। फंक्शनल डिपार्टमेंट कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होएगा, ये बोला है सूटेबिलिटी एप्लीकेबल, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है और बड़े में भी क्या है, हाँ जी, बहुत बड़ा है, और जिसका बहुत सारा एक्टिविटीज होता है। डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज का मतलब भाई परचेज भी बहुत ज्यादा कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा हो रहा है, उसका प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, सेल्स भी ज्यादा हो रहा है, मार्केटिंग भी ज्यादा है, तो अलग अलग उसको क्या बनाना पड़ जाता है, अलग अलग डिवीजन डिपार्टमेंट बनाना ही पड़ता है। और इसका बताऊं डिविजनल स्ट्रक्चर्स का, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं जो डिविजनल स्ट्रक्चर्स है ना, इसमें भी एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ना है। तो जो डिविजनल स्ट्रक्चर है ना, इसमें भी हमने डिपार्टमेंट बनाया है, डिवीजन बनाया, लेकिन कैसे बनाया देखो, इसमें ना प्रोडक्ट वाइज बनाया, कॉस्मेटिक, गारमेंट्स, फुटवेयर, स्किन्स, और फिर इसके अंदर हमने फंक्शनल बना दिया। अगर मान लो सिर्फ मान लो कि भाई हमारा जो बिजनेस है, मान लेते हैं, देखो दो बिजनेस बनाता हूँ, बिजनेस नंबर 1, मैंने बिजनेस 1 बना दिया है किस चीज का, मान लो ये जो है कॉस्मेटिक की दुकान है, कॉस्मेटिक्स, और दूसरा जो दुकान मैंने बनाया है वो मान लो बनाया सिर्फ फुटबॉल स्पोर्ट्स वाले, स्पोर्ट्स के जितने भी आइटम्स है वो बेचेगा राइट। तो ये मैंने जो बनाया है ये कॉस्मेटिक अलग ही है, स्पोर्ट्स अलग ही, और ये जो ये कंपनी है, मान लो ये टाटा की कंपनी है, सपोज एक ही कंपनी है टाटा, इसका एक अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग है। फिर फर्दर कॉस्मेटिक में बहुत सारे काम होगा ना, तो सिर्फ कॉस्मेटिक की फैक्ट्री है तो उसमें क्या होगा, परचेज मैनेजर अलग है, सेल्स मैनेजर अलग है,
प्रोडक्शन मैनेजर अलग है। तो ये जो होगी आपका, ये है फंक्शनल डिवीजन या डिपार्टमेंट। और ये जो आपने बनाया है इसे हम क्या बोलते हैं, हाँ जी, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स, और इसे बोलते हैं हम क्या, डिविजनल स्ट्रक्चर। इसे हम बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर्स और इसे बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर्स। तो काम के आधार पे अलग अलग बांट दिया हमने, डिवीजन बना दिया और डिवीजन कर दिया हमने स्ट्रक्चर्स, मतलब सिर्फ कॉस्मेटिक वाला अलग एक डिवीजन, स्पोर्ट्स वाला अलग, जैसे टाटा का जो है सिर्फ ऑटोमोबाइल का अलग, ठीक है, वो जो टीसीएस है सॉफ्टवेयर वाला अलग। समझ में आ रही बातें, हाँ या ना? और भी कई सारे टाटा के हैं, राइट और नॉट? तो टाटा टी का अलग, होटल का अलग, तो वो कौन सा हो गया, डिविजनल स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बताओ जरा एक बार क्विकली। डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ मेजर एक्टिविटी। अच्छा ये तो पुरानी था रिप्लाई, हाँ जी एक बार रिप्लाई करके बताओ पहले तो, ये दोनों में हुआ कि नहीं, और एक लास्ट में पहले सुटेबिलिटी पढ़ा दो। तो जो डिविजनल स्ट्रक्चर है, डिविजनल स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर दोज बिजनेस एंटरप्राइजेस वेयर अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्स। अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन का, अलग अलग प्रोडक्ट। टाटा का मान लो ऑटोमोबाइल्स का अलग है, चाय पत्ती वाला अलग बिजनेस है, और भी कोई बिजनेस है वो अलग है, राइट, आईटी सेक्टर का अलग है। तो उसके हिसाब से, तो उस टाइप, अगर किसी सेम ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, गुड्स बनते हैं, तो उसमें आपको डिविजनल स्ट्रक्चर्स करना पड़ेगा। और फर्दर डिविजनल स्ट्रक्चर में अगर वो बड़ी कंपनी है तो प्रोडक्शन मैनेजर अलग, को डिवीजन क्या कहते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर अलग, परचेज मैनेजर अलग, सेल्स मैनेजर अलग, मार्केटिंग अलग, R&D अलग रखो। तो वो हो गया फंक्शनल के आधार पे, काम के आधार पे अलग अलग करना। तो ये कहाँ पे सुटेबल रहेगा, ये वाला डिविजनल स्ट्रक्चर्स, और फंक्शनल स्ट्रक्चर्स कहाँ पे सुटेबल रहेगा, तो ये मैंने बताया। और फंक्शनल का मैंने बता दिया था एडवांटेज डिसएडवांटेज, और डिविजनल का मीनिंग बता दिया, और एडवांटेज डिसएडवांटेज अब हम पढ़ लेते हैं। तो मीनिंग भी एक लाइन में मैं पढ़ा देता हूँ। फंक्शनल स्ट्रक्चर्स क्या होता है, many large organizations with diversified activities have organized themselves away from the similar and basic function sector towards a divisional sector which is more suitable to their activities. This has a particular true of those enterprises which have more than one category of products. एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं तो डिविजनल बनता है, राइट। आगे बोला है क्या, this is because although every organization performs a set of homogeneous product, homogeneous मतलब similar nature of product, as a diversified into varied product categories, the need for more involved structure design is felt to cope with the emerging complexity. काफी complexity हो जाता है, इसलिए अलग अलग बनाना ही पड़ जाता है। आगे है in divisional structures the organization structures comprises all separate business unit or divisions। समझिए बातें, यहाँ तक है, बाकी आप पढ़ सकते। in other words within each division the functional structures tend to be adopted। और सभी अलग अलग डिवीजन के अंदर जो ये हमने डिविजनल स्ट्रक्चर बनाया उसके अंदर में फिर से नीचे हमें क्या फंक्शनल डिवीजन बनाना पड़ता है। और यहाँ से एडवांटेज, फर्स्ट एडवांटेज क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ वेरिएड स्किल्स इन डिवीजन हेड एंड दिस प्रिपेयर्स him for higher position. This is because he gain experience in all functions related to particular product। दूसरा जो आपका फीचर है डिविजनल हेड्स आर अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट। जितने भी डिविजनल हेड्स होते हैं वो प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। एज रिवेन्यूज कॉस्ट रिलेटेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड और इजीली असाइंड टू देम, क्योंकि उनको डिपार्टमेंट वाइज जो है अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट कितना हुआ उस डिवीजन का, रिवेन्यू कितनी हुई, सेल्स कितनी हुई। लाइक मान लो कि क्लॉथ वाले बिजनेस का कितना सेल, कितना परचेज, कितना कॉस्ट लगा। जो आपका क्लॉथ के अलावा बिजनेस है, सपोज कॉस्मेटिक का है, तो उसमें कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, राइट, कितना आपका रिवेन्यू आया, वो तो अलग अलग आसानी से जान सकते हैं और असाइन कर सकते हैं। अलग एडवांटेज, थर्ड एडवांटेज क्या है, इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव बिकॉज इस डिवीजन फंक्शंस एज ऑटोनोमस यूनिट व्हिच लीड्स टू फास्टर डिसीजन। नेक्स्ट है क्या, इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एज न्यू डिवीजन कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्शन और इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस बाय मेयरली एडिंग अनदर डिवीजन हेड एंड स्टाफ। और इससे एक ये भी फायदा होता है, ग्रोथ में बड़ा आसानी होती है, क्योंकि दूसरा डिपार्टमेंट को पहले से कोई मतलब नहीं रहता, तो उनका अलग से हायर करना पड़ेगा, सारे रिसोर्स लाने पड़ेगा, सारी चीजें। तो इसलिए आसानी से जो है हम नए डिपार्टमेंट वगैरह का ग्रोथ एक्सपेंशन कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। पहला क्या है, कॉन्फ्लिक्ट में अराइजेस अमंग डिफरेंट डिविजन्स। दोनों के बीच, डिवीजन के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है पैदा, मे बी अराइजेस, राइट और नॉट, विद रेफरेंस टू अलोकेशन ऑफ फंड्स के लिए। लाइक कि भाई उसको तुमने ज्यादा फंड दे दिया, हमें कम दे रहे हो। वैसे डिपार्टमेंट जो है डिविजनल स्ट्रक्चर वाले लड़ाई कर सकते हैं कि क्लॉथ वाला और कॉस्मेटिक वाला दोनों लड़ सकता है, अपने बॉस से सीनियर बॉस को बोलेगा कि भाई तूने क्लॉथ वाले के लिए ज्यादा फंड दे दिया, मेरे को फंड कम दे दिया।
It may lead to increase in cost since they may be a duplications of activities across product, providing each division with separate set of similar functions or increase expenditure. तो इससे क्या है, कॉस्ट बढ़ सकता है, ठीक है, डिविजनल स्ट्रक्चर से कॉस्ट में भी इजाफा हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट जो है अराइजेस होता है बिटवीन डिफरेंट डिविजन्स. इसका इट प्रोवाइड्स मैनेजर विद द अथॉरिटी to supervise all activities related to particular division in course of time. Such a manager may gain power and a bit of assert his independence may ignore. तो उनकी इंडिपेंडेंस जो होता है मैनेजर का वो भी क्या हो सकता है, केवल इग्नोर हो सकता है. और सिंपल बोलो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों में डिफरेंस आ सकता है. तो अलग से यहाँ डिफरेंट भी बताया हुआ है, तो वो भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, रीड करा देता हूँ. डिफरेंट क्या बोला फटाफट एक बार ध्यान से पढ़ो. फंक्शनल इज बेस्ड ऑन फंक्शंस, काम के आधार पे बेस्ड होता है, लेकिन डिविजनल किसके बेस पे होता है, प्रोडक्ट लाइन के ऊपर बेस्ड होता है. अलग अलग प्रोडक्ट अगर हमें बनाना है एक ही कंपनी का, तो अलग अलग हमें डिविजनल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है. स्पेशलाइजेशन, इसमें क्या होता है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है, लेकिन इसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, डिफिकल्ट टू फिक्स ऑन अ डिपार्टमेंट, और इसमें इजी टू फिक्स होता है. इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान होता है डिवीजन में, लेकिन फंक्शन में बड़ा मुश्किल होता है. मैनेजर डेवलपमेंट डिफिकल्ट एज, इसमें ये भी डिफिकल्ट है, मैनेजर डेवलपमेंट भी काफी मुश्किल होता है, लेकिन इसमें इजियर होता है. कॉस्ट क्या है, तो फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेटेड हेंस इकोनॉमिकल, मतलब कि इसमें कॉस्ट कम लगता है, कम कॉस्ट, और इसमें कॉस्ट आपका ज्यादा लगेगा, तभी तो ये डिसएडवांटेजेस में था, क्योंकि अलग अलग, ठीक है ना, डुप्लीकेशंस भी हो सकती है रिसोर्सेज का, कई बार दोनों डिवीजन को सेम रिसोर्स से बनाना पड़ सकता है, तो इसलिए दिक्कत होती है, तो कॉस्ट बढ़ जाती है. और कोऑर्डिनेशन क्या है, इसमें क्या होता है, डिफिकल्ट फॉर मल्टी प्रोडक्ट है, तो कोऑर्डिनेशन मुश्किल होता है, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन करना आसान होता है. तो दीज आर दी एंड ऑफ दी टॉपिक नंबर व्हाट, हाँ जी, टॉपिक नंबर 4. हमारा ये टॉपिक नंबर 4 था. 2 टॉपिक और बच गया है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक होता है फंक्शन स्ट्रक्चर और है डिविजनल. तो एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ना था, तो हमने ये पढ़ा एडवांटेज, और फॉर्मल इनफॉर्मल आना नहीं है. तो डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दिस टॉपिक इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये ज्यादा आता है, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. तो डेलीगेशन में हमें एलिमेंट इंपॉर्टेंस पढ़ना है, और डिसेंट्रलाइजेशन में भी इंपॉर्टेंस पढ़ना है, और मीनिंग पढ़ना है. तो दोनों का यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से एक बार क्विकली बता दो, तो फिर ये लास्ट के 2 टॉपिक भी हम लोग कर लेंगे, और फिर हमारा जो है आज का कोटा जो है चैप्टर 5 का कंप्लीट करने का, वो भी कंप्लीट हो जाएगा. जल्दी से एक बार बताओ भाई, 2 मिनट का जरा ब्रेक ले लिया जाए. हाँ जी, इसके बीच में किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, कुछ पूछना हो तो एक बार बताओ. मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं करा रहा. हाँ जी, नो सर. यस, पल्लवी, साक्षी, सुरभि इज गॉन नाउ. ओके, कोई बात नहीं. और पल्लवी, तुम्हारा कोई डाउट था पिछली क्लास में, तुम पूछने वाले थे, आज पूछ लेना याद से क्लास के एंड में, ठीक है भाई. जो आपका अकाउंट्स का डाउट था. तो लास्ट के 2 टॉपिक रह गए हैं, छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, आसान है. तो आज जरा बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है ना. कोई दिक्कत तो नहीं है, बोर तो नहीं हो रहे हो, ऐसा तो नहीं फील हो रहा है कि भाई बोर हो रहा है. ये टॉपिक आपका कट गया 2021 के लिए, ठीक है. नेक्स्ट ईयर से फिर से ऐड हो जाएगा. इनफॉर्मल फॉर्मल, इससे काफी क्वेश्चंस आते थे, तो अभी हट ही गया. डिफरेंस होता था ना, तो ये डिफरेंस वाले जितने भी टॉपिक है ना, डिफरेंस जिसके बीच आता है, हाँ कोई बात नहीं, पूछ लेना पल्लवी, अकाउंट से तो कोई बात नहीं, क्लास के एंड में पूछ लेना. क्योंकि उस क्लास में मैं वेट कर रहा था, फिर आप चले गए थे, तो आज याद से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपको बता देंगे. किसी भी टाइप का, किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी डाउट होगा, क्लास के एंड में आप पूछ लेना याद से. तो डेलीगेशंस क्या होता है, ध्यान से देखो. डेलीगेशंस अगर आप चाहो तो यहाँ पे शॉर्ट में जरा यहाँ से पढ़ा देता हूँ आपको. डेलीगेशन देखो जरा, ये बहुत बढ़िया चार्ट बनाया हुआ है, ये जो शॉर्ट नोट्स है, इससे भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो. ये भी बड़ा आसान है, देखो डिविजनल स्ट्रक्चर एकदम शॉर्ट में, यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज सुटेबिलिटी, इससे भी आप पढ़ सकते हो, दोनों की डिफरेंस. समझ में आ रही बात है, ये सारी चीजें वही है. फिर है फॉर्मल इनफॉर्मल, तो ये हमें पढ़ना है. पर भेजते हैं ना. हाँ जी, हाँ जी, ये सारी चीजें हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो. बाकी मैं ग्रुप में भी भेज देता हूँ ये सारे नोट्स. यस सर, तो वो ब्लंड रहता है, अच्छे से दिखता नहीं है. मैं ना पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, तो पीडीएफ जब आप डाउनलोड करोगे तो उसमें अच्छे से दिखेगा. पीडीएफ भी शेयर किया हुआ मैंने, डायरेक्टली पीडीएफ किया है. तो पीडीएफ आप जब डाउनलोड करोगे ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, पीडीएफ में आपको क्लियर दिखेगा. बाकी मैंने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी सारे पीडीएफ सेंड कर दिए हैं अलग से, तो ना आए तो किसी बच्चे से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो, आलोक से. हाँ जी, आवाज जी. तो डेलीगेशंस क्या होता है, कोई बताएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशंस, व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशंस, व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशंस.
तो delegations of authority merely means granting of authority to subordinates to operate within prescribed limits. या सिंपल वर्ड में मैं बोलूं तो जो मैनेजर है ना, उसके जो नीचे अगर एम्प्लॉयज हैं या जो हायर मैनेजर उसके नीचे जो छोटे वाले मैनेजर है, उनको उनकी क्या करना, काम बताना, उनको अपना काम देना, या यू कैन से ऑर्डर देना, या यू कैन से उनको कोई ड्यूटीज वगैरह असाइन करना, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशंस। ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो डेलीगेशंस होता है। और क्या है, डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। अपनी अथॉरिटी को किसको ट्रांसफर करना, सबऑर्डिनेट्स को, फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स। अपने से नीचे वाले स्टाफ को जब अथॉरिटी को ट्रांसफर किया जाता है, सिंपल वर्ड में, इट रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डेलीगेशंस। ठीक है भाई, डेलीगेशंस का मीनिंग याद हुआ, समझ में आया? हाँ जी, रिप्लाई करो, डेलीगेशंस का मीनिंग समझ में आया, याद हुआ एक लाइन? फिर हमें पढ़ने हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। रिप्लाई भी करते रहो थोड़ा थोड़ा साथ में। चलो थोड़ा सा और स्लो पढ़ाते हैं, ज्यादा स्पीड नहीं कराते हैं। फिर उसके बाद हमें एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशंस पढ़ना है। तो 3 ही एलिमेंट्स है और ये सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी ऊपर में हमने पढ़ा था ना, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने 2 पढ़ा था ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। तो क्वेश्चन जनरली आता है कि अगर मैं किसी मैनेजर ऑफ कंपनी में किसी मैनेजर को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए और उसको अथॉरिटी ना दिया जाए, तो ये क्या सही रहेगा कि नहीं रहेगा, इस टाइप से वो घुमा फिरा के केस स्टडी पूछेगा। तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि मैनेजर को जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो ना, तो साथ में आपको अथॉरिटी भी देना पड़ता है, नहीं तो दिक्कत होती है, नहीं तो गोल अचीव नहीं होता है। अब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की सिंपल वर्ड में मैं बोलूं तो भाई साहब ड्यूटी, उनको ड्यूटी असाइन करना, ड्यूटीज। और अथॉरिटी का मतलब सिंपली वर्ड यू कैन से पावर्स। किसी भी मैनेजर को जब हम पावर देते हैं, काम करने का अधिकार देते हैं, डिसीजन लेने का उसको अधिकार देते हैं, तो वो होता है अथॉरिटी। और डेलीगेशन का मतलब उसको भाई समझा देते हैं, भाई ये काम करके देना है मैनेजर, तेरे को मैंने हायर किया है कि साल का प्रॉफिट जो है 5 करोड़ होना ही चाहिए, साल का सेल्स जो है, रिवेन्यू जो है 10 करोड़ होना ही चाहिए, राइट? तो उसके साथ में हमें उसको क्या करना पड़ेगा, अथॉरिटी भी देना पड़ेगा, पावर भी देना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए जो भी तेरे को रिसोर्सेज चाहिए वो क्या कर लेना, वो रिसोर्सेज जो है तू मेरे से मांगना, मैं प्रोवाइड कराऊंगा। कंपनी का ओनर कर रहा है, किसको ओनर प्रॉमिस कर रहा है या असाइन कर रहा है अथॉरिटी एंड ड्यूटी, किसको, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी मैनेजर को। बट जो आपका मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी क्या, एक ऐसी कहीं पे मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पे, आपको दिखाता हूँ कि मुकेश अंबानी जो है जब किसी एम्प्लॉयज को हायर करता है तो उससे क्या पूछता है, डिग्री विग्री नहीं पूछता। अब ये एग्जैक्टली नहीं पता मेरे को, पूरी स्टोरी मैंने कहीं पे यूट्यूब पे देखा था, तो उसमें ये बता रखा था कि भाई साहब वो इंटरव्यू में सिर्फ ये पूछता है कि भाई तू मेरे को कौन सा बिजनेस करके कितना प्रॉफिट कमा के देगा, कितना प्रॉफिट कमा के देगा ये बता, और मेरे को कितने पैसे देने। तो उसने बोला कि साहब ये बिजनेस करूंगा मैं 1000 करोड़ प्रॉफिट कमाऊंगा और इसके लिए मेरे को कॉस्ट लगेगी मान लो 500 करोड़, ठीक है जी, राइट? तो ये कहता है ठीक है ये ले, और जब ये नहीं पूरा कर पाएगा तब तेरे को हम फायर करेंगे। तो देखो आपको दिखाता हूँ एक वीडियो, कहीं पे तो होएगा, जरा रुको, ये क्या निकल के आ गया भाई। हाँ जी, तो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, क्या नाम है, मुकेश अंबानी इंटरव्यू क्वेश्चन। कुछ ऐसा था, कहीं पे वीडियो मिलेगा, ये रहा, मुकेश अंबानी इंटरव्यू में सिर्फ 2 सवाल पूछते हैं। अब बताना जरा आवाज आ रही कि नहीं? आ रही है। ओके जरा देखो, चलो आज 5 मिनट की वीडियो दिखाते हैं। काम पे। हाँ, नालायक रेड बुल, कौन रेड बुल पीता है, ये ऐड है, इसको नहीं देखना। अभी 2 सेकंड दो। आवाज आ रही है ना भाई सबको, जरा बताओ। आज चलो आज यूट्यूब पे भी कुछ दिखाते हैं आपको, थोड़े देखा, हम यूट्यूब से भी शेयर करते हैं। पहुंचा यहाँ पे सबसे पहले याद रखने वाली बात यह है कि इंटरव्यू जिसका हो रहा है वो कैंडिडेट कोई फ्रेशर तो होगा नहीं, या कोई 5-7 साल का एक्सपीरियंस वाला भी नहीं होगा, वो बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन, सीनियर या कोई ऑफिसर ही होगा। आपको बता दें दोस्तों कि आजकल रिलायंस बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में एमबीएस को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देती। एमबीएस पहले लिए जाते थे रिक्रूटमेंट के लिए, लेकिन अभी वो लोग रुको कौन सा दिखाना है,
व्हाट मुकेश अंबानी आस्क इन ऐसी बात आई इंटरव्यू। है कि मुकेश अंबानी सिर्फ 2 चीज ही पूछते हैं। हाँ, ध्यान से कंपनी में देखो। जो पर्सन इंटरव्यू है वो बहुत ही वेल एजुकेटेड, उसके एजुकेशन के बारे में कुछ भी पूछताछ करने की जरूरत नहीं होती, उसके एक्सपीरियंस के बारे में नहीं, ऑलरेडी उसका बैकग्राउंड कंपनी को, मुकेश अंबानी को पता ही होता है। सिर्फ उनके सामने 2 चीजें रखी जाती हैं। सुनो ध्यान से इसे सुनो, एग्जांपल फिर से बाद समझते में हैं। करना। मान लीजिए कि किसी का इंटरव्यू मुकेश अंबानी पहले को पता ही ध्यान होता से है, सुनो वीडियो को। सिर्फ उनके सामने 2 चीजें रखी जाती है। एक, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी का इंटरव्यू मुकेश अंबानी ले रहे हैं, तो उनको बता देंगे कि मेरा एक प्लांट है, वो 500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है, हमें नेक्स्ट ईयर किसी भी तरीके से वहां पे 1000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करनी है। सिनारियो बता दिया जाता है। अब उसके लिए जितना भी बजट आप चाहो वो ले सकते हो। तो कैलकुलेशन करके वो बंदा बताता है कि मुझे 500 करोड़ रुपए चाहिए। तो मुकेश अंबानी बोल देंगे कि उसके लिए आप जितने भी चाहो नए रिक्रूटमेंट करो, नई गाड़ियां खरीदो, कंपनी के लिए जरूरी चीजें खरीदो, लोगों को गिफ्ट दो, अपने एम्प्लॉइज को खुश रखो, खुद द बेस्ट सैलरी लो, वो सब 500 करोड़ में मैनेज कर लो। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको मुझे उस प्लांट से 750 करोड़ कमा के देने हैं। दैट्स इट। इतना ही होता है इंटरव्यू। बात फिनिश हो जाती है, यहां पे प्लान समझा दिया जाता है। बताओ भाई, कुछ समझ में आया इस कहानी से? हाँ जी, बोल रहे हो नहीं? आया। हाँ, तो इसका क्रक्स क्या था, ज्यादा नहीं देखोगे, बाकी आप यूट्यूब पे खुद भी देख सकते हो ऐसी वीडियो। तो दैट मीन्स की डेलीगेशंस है। तो डेलीगेशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, एक होता है अथॉरिटी, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई साहब हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि इतने करोड़ मेरे को चाहिए, तो वो बोलता है कि साहब मेरे को इतने इतने कॉस्ट लगेगा, तो हम उसे बोलते हैं अथॉरिटी। तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ड्यूटी के साथ साथ में उसको कुछ पावर भी देता हूँ कि चल तेरे को जो जो चीज चाहिए वो चीजें तू करना, और मेरे को प्रॉफिट से मतलब है। और लास्ट में है एक अकाउंटेबिलिटी। तो व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी, अब मैं रीडिंग करा देता हूँ तीनों का क्रक्स, फिर आपको एनसीईआरटी से दिखा देता हूँ। इसमें बोला क्या, अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट, राइट मतलब राइट या फिर पावर्स टू टेक डिसीजंस इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। अथॉरिटी डिटरमाइन दिस superior subordinates relationship, laws and rules and regulations of organization restrict authority, authority flow downward, ये downward की तरफ जाता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशंस ऑफ सबॉर्डिनेट, छोटे लोग का, ये ऊपर की तरफ जाएगा अपवर्ड, टू परफॉर्म प्रॉपरली एंड असाइन ड्यूटी, जो उसको दिया गया है उसको काम करके अचीव करके देना है। इफ सबॉर्डिनेट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द जॉब ही शी मस्ट गिवन नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी आउट द टास्क, कि अगर उसको ड्यूटी दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, तो उसको जरूर से जरूर देना पड़ेगा, क्या चीज, अथॉरिटी भी देना पड़ेगा। इस टाइप से कोई केस स्टडी वगैरह करके आते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वीडियो भी दिखाया जानबूझ के कि इस पे केस स्टडी आने के 99% चांसेस रहते हैं। और अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी इंप्लाइज बीइंग अकाउंटेबल फॉर द फाइनल आउटकम, फाइनल प्रॉफिट, फाइनल जो आपने प्रॉमिस करके बोला है उसे आपको क्या करना पड़ेगा, करके देना ही पड़ेगा। When a superior assign a work to the subordinate, he she is answerable to the superior for its outcome। तो यही तीन चीज था, these are the three elements and delegations का मतलब, राइट ये आपका इसमें डिफरेंस भी आता है। तो मीनिंग क्या है, अथॉरिटी का मतलब राइट टू कमांड, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशंस, इसमें राइट टू कमांड है, इसमें ऑब्लिगेशंस है टास्क को कंप्लीट करने का, और इसमें आंसरेबल होता है। अकाउंटिंग का मतलब आंसरेबल, जवाबदेही जिसकी होती है। जैसे भाई प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपके क्लास टीचर जो है स्कूल में किसी भी सब्जेक्ट के कहते हैं कि इतने ये प्रोजेक्ट इतने टाइम पे बना के दे देना है, तो यू आर आंसरेबल, राइट ना, यू आर अकाउंटेबल रहते हो कि हाँ हमें कंप्लीट करके देना ही देना है, राइट। उसके बाद है ओरिजन, तो अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशंस, ये अराइजेस फ्रॉम डेलीगेट अथॉरिटी, और ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज होता है। समझ में आई बातें? फिर इसके बाद, क्योंकि देखो भाई ये जो है ये है अथॉरिटी पहला, फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगा अथॉरिटी से क्या होगा, अराइज होगा, और अकाउंटेबिलिटी कहाँ से होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज होगा। तो पहला वाला अथॉरिटी कहाँ से है, तो पोजीशंस, जो फॉर्मल पोजीशंस होता है, फॉर्मल पोजीशंस का मतलब जो हेड वगैरह होते हैं, मेन जो पर्सन्स होते हैं, जो मेन मैनेजर होता है, वो उसको टास्क देता है। डेलीगेशंस क्या है यहाँ पे, तो डेलीगेशंस कैन बी, यहाँ पे देखो डेलीगेशंस कैन बी डेलीगेटेड, कैन नॉट बी डेलीगेटेड एंड कैन नॉट बी डेलीगेटेड। तो यहाँ पे कैन नॉट बी और ये कैन बी। और फ्लो क्या है, ये डाउनवर्ड फ्लो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो होता है कि हम ऊपर वाले के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, हम उसको नीचे हम पावर देते हैं, नीचे वाले को हम पावर देते हैं। और ये क्या होता है, अपवर्ड फ्लो फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, और यहाँ पे क्या होता है, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, दोनों में सेम है अपवर्ड फ्लो।
तो दीज आर दी डिफरेंसेस बिटवीन ऑल थ्री, और साथ में हमें इंपॉर्टेंस भी पढ़ना है, तो 5 इंपॉर्टेंस है। अभी एनसीईआरटी में देखो ये सब चीज लिखे, ये आप पढ़ लेना, मैंने थोड़ा शॉर्ट में यहाँ से करा दिया है। तो डेलीगेशंस का मतलब ये यही वाला डेफिनेशंस मैंने दिया था, ये इसके अकॉर्डिंग दिया है, और अलग से छोटा सा मैंने डेफिनेशंस भी बता दिया था, राइट। ये वाला डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, इट इज अ प्रीरिक्विजिट टू द efficient functions of an organization because it enables a manager to use the time and high priority of activities। ये definitions मैंने बताया था, ये हाईलाइट कर लेना। इसका ये अलग से किसी पर्सन ने दिया हुआ है, उसका भी है। एलिमेंट्स तो अकाउंटेबिलिटी बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताया, और मैंने साथ साथ में अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तीनों बताया, और यही सेम डिफरेंस मैंने वहां पे आपको दे दिया है लिख के, जो आपकी एनसीईआरटी में एकदम सेम डिफरेंस है वहां पे भी लिखा हुआ। सुनिए बातें, तो ये चीज भी मैंने पढ़ा दिया। और फिर इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। तो इंपॉर्टेंस में आपको ये, हाँ जी, 6 पॉइंट्स पढ़ने हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस में इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। तो ये सारी लाइन आप पढ़ सकते हो यहाँ पे एकदम शॉर्ट में, इसी से मैंने शॉर्ट में बनाया हुआ है 2-2 लाइन करके। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से भी आप समझ सकते हो इंपॉर्टेंस का। पहला जो इंपॉर्टेंस है वो है क्या, रिडक्शन इन एग्जीक्यूटिव वर्क लोड, इट रिड्यूसेस द वर्क लोड ऑफ ऑफिसर्स, दे कैन thus utilize their time for more important and creative work instead of work on a daily routine। employee development में क्या है, employees get more opportunities to utilize their talent, which allows them to develop those skills which will enable them to perform complex tasks, quick and better decisions are possible, subordinate are granted sufficient authority, so they need not to go their superiors for taking decisions concerning the routine matters। और फिफ्थ है कि हाई मोरल सबऑर्डिनेट, तो बिकॉज ऑफ डेलीगेशंस अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स, they get an opportunities to display their efficiency and capacity and better coordinations होता है। साथ साथ में जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और डेलीगेशन जो है, इन तीनों के बीच में क्या हो जाता है, डेलीगेशन के थ्रू अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो अथॉरिटी है, इन तीनों में क्या होता है, बढ़िया कोऑर्डिनेशन हो जाता है, राइट। पावर्स, ड्यूटीज और आंसर्स एबिलिटी, ये मैंने बताया ना, पावर किसके लिए वर्ड यूज किया गया है, पावर का मतलब अथॉरिटी का मतलब पावर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ड्यूटीज देना, अकाउंटेबिलिटी का मतलब जिसके लिए वो आंसरेबल होता है। तो इन तीनों के बीच जो है बढ़िया बेटर कोऑर्डिनेशन बन जाता है। तो ये पॉइंट्स आप थोड़ा सा एनसीईआरटी से भी पढ़ोगे तो और ज्यादा आपको पॉइंट्स मिल जाएगा। तो ये आप समझ सकते हो। समझ में आ गई बातें, बोलो हाँ या ना, आगे चलो। बस एक लास्ट टॉपिक बच गया है, डिसेंट्रलाइजेशन। यस और नो, यहाँ तक जल्दी से एक बार रिप्लाई करके बताओ भाई, सारी चीजें क्लियर है या नहीं। अभी भी हमारे पास 14 मिनट बचे हुए हैं 9:30 में, तो हम अभी कर लेंगे 5 मिनट में टॉपिक, टेंशन मत आओ। यस सर, आलोक का भी जवाब आ गया, बाकी लोग रिप्लाई कर दो, यहाँ तक तो क्लियर है। सर एक बार ना वो ना आप ना चार्ट वाला जो है एक पेज दिखाना जरा, हाँ जी, क्या क्या हमने पढ़ा था, क्या क्या चीजें था, तो ये रहा, एक बार देख लो फटाफट चार्ट से। अच्छा, पॉइंट नंबर सर 5 पढ़ना नहीं था, हमने पढ़ा है पॉइंट नंबर 1, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिफाइनिंग द ग्रुप एक्टिविटीज एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग देम। ग्रुप एक्टिविटीज को क्या करना, डिफाइन करना और उनके बीच रिलेशनशिप बनाना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। फिर स्टेप हमने पढ़ा आइडिया, इंपॉर्टेंस हमने पढ़ा क्या, एबीसीडी यूटिलाइजेशन। आइडिया का मतलब क्या होता था, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, डी फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसके बाद ई फॉर क्या, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशंस, और उसके बाद ए फॉर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। फिर हमने पढ़ा एबीसीडी। ई का मतलब क्या था, अडप्टेशन, हाँ जी, बी का मतलब बेनिफिट, सी का मतलब क्लैरिटी, डी फॉर डेवलपमेंट, ई फॉर एक्सपेंशन और ई फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, और है क्या, यू फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। और फिर हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज सबके पढ़े थे हमने। उसके बाद है 6 जो है डेलीगेशन हमने पढ़ लिया। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज। और इसमें AAR है, इसके एलिमेंट 3 है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, दीज आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ व्हाट, एलिमेंट्स ऑफ, हाँ जी बताओगे डेलीगेशन। डेलीगेशन कौन से चैप्टर में आता है, ऑर्गेनाइजिंग में आता है। डेलीगेशन भी और डिसेंट्रलाइजेशन भी आता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग, तो मीनिंग क्या आता है, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। एकदम जो लोअर लेवल होता है, जब हम अथॉरिटी को सबसे नीचे वाले लोअर लेवल पे जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन डेलीगेशन क्या होता है, सुपीरियर पर्सन जब सबऑर्डिनेट करता है, और डिसेंट्रलाइजेशन होता है, ये कह सकते हो जब सबऑर्डिनेट जो है ना वो अपने नीचे वाले ऑपरेशनल लेवल पे। सर हमने ना बीएसटी में 3 लेवल पढ़ा था, याद है किसी को, 3 लेवल हमने पढ़ा था सबसे पहले चैप्टर में मैनेजमेंट में। 3 लेवल कौन से थे, सबसे पहले ऊपर में बताओ भाई कौन सा लेवल था, जल्दी से बताओ। टॉप लेवल, हाँ जी, मिडल लेवल और
ऑपरेशनल लेवल था क्या, याद आया? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल को ऑपरेशनल लेवल कहते हैं, ध्यान रख लेना जी पल्लवी, ठीक है। तो लोअर की जनरली ज्यादातर लोग लोअर ही बोल देते हैं, लेकिन आपको याद रखना बेटर नंबर के लिए ऑपरेशनल लेवल, राइट ना, जिसमें ऑपरेशनल लेवल में भी छोटे छोटे मैनेजर ही आते हैं, मतलब इंडिविजुअल लोग नहीं आते, जिसमें फोरमैन आता था, फोरमैन, राइट। तो फोरमैन के अंदर में 10 20 15 लोग होते हैं, तो उसके ऊपर एक हेड होता है, उसे फोरमैन कहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट है तो सारे मैनेजर ही होंगे, ये नहीं कि ये एम्प्लॉइज है एक एक, राइट, इंडिविजुअल नहीं है कोई भी, ध्यान रख लेना है। तो जब टॉप वाला मतलब कि ये है सुपीरियर पर्सन, ये इसको देता है क्या चीज, अथॉरिटी, तो इसे हम बोलते हैं डेलीगेशन। और जब ये इसको देता है काम, अपना काम नीचे, भाई देख टॉप लेवल क्या करेगा, जो है काम समझा देगा इसको कि ऐसे ऐसे ये चीज करना है तेरे को, ठीक है, ड्यूटीज देगा, राइट, अथॉरिटी देगा, और ये जो है फर्दर उसको नीचे से करवाएगा, तो नीचे वाले को वो सारे काम असाइन करेगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, आया कि नहीं आया आप समझ में, मीनिंग बताओ भाई, दोनों का मीनिंग समझ में आया कि नहीं, दोनों क्या होता है, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट इज डेलीगेशन, एंड फ्रॉम, आप सिंपल वर्ड में लिख सकते हो, फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अथॉरिटी ट्रांसफर फ्रॉम लोअर लेवल मैनेजमेंट का मतलब सबऑर्डिनेट टू ऑपरेशनल लेवल, राइट। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिसेंट्रलाइजेशन। यहां तक बताओ भाई जल्दी से, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस इसके इंपॉर्टेंस पढ़ लेने, खत्म हो जाएगा हमारा आज का ये चैप्टर। जल्दी से बताओ यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके डन, अंगूठा का निशान आ गया, थम्स अप पल्लवी, वेरी गुड। साक्षी आनंद कहाँ गायब है, ना तो रिप्लाई आ रहा ना कुछ, हाँ भाई साक्षी, ओके आलोक का भी आ गया, यस सर। अमन का अब वॉइस नहीं आ रहा है तो आप रिप्लाई चैट के थ्रू, ओके इसका भी आ गया, साक्षी आनंद का भी थम्स अप, अरे वाह वेरी गुड, थम्स अप, चलो बहुत बढ़िया। नाउ द लास्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है वो है 6 इंपॉर्टेंस, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, डेवलप मैनेजर टैलेंट फॉर फ्यूचर, क्विक डिसीजन मेकिंग, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड बेटर कंट्रोल। जाहिर सी बात है भाई, हम अपना जो है काम जो नीचे नीचे ट्रांसफर कर देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, हाँ जी, इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स डेवलप होता है, मैनेजरियल टैलेंट जो है फ्यूचर के लिए डेवलप होता है, क्विक डिसीजन लेने में आसानी होती है, टॉप मैनेजमेंट जो हाई लेवल के होते हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, वो मेन फिर काम देखते हैं, जो एक्स्ट्रा काम छोटे मोटे होते हैं वो नीचे नीचे अपने ट्रांसफर करते चले जाते हैं, फिर वो सिर्फ मेन फोकस रहता है मैनेजमेंट का, जो बड़े बड़े काम लेने होते हैं डिसीजन मेकिंग वगैरह का। और इससे ग्रोथ भी क्या होता है फैसिलिटेट्स ग्रोथ का मतलब ग्रोथ भी होने के चांस रहते हैं, किससे, डिसेंट्रलाइजेशन से, और बेटर कंट्रोल बना रहता है। तो इसके बारे में भी अगर आप एनसीईआरटी में आओगे या यहाँ से आओगे शॉर्ट में, तो आप शॉर्ट में भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंस के बाद जो है डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग यहाँ पे लुइस एलन के अकॉर्डिंग और छोटा सा ये बुक के अकॉर्डिंग, और इसके बाद इंपॉर्टेंस है 5। तो ये सारी चीजें यहाँ पे समझाया हुआ, इट हेल्प्स टू प्रमोट कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस इन दी सबऑर्डिनेट एज दे, यहाँ पे 2-2 लाइन का मीनिंग समझाया हुआ है ताकि बड़ी आसानी से याद रह सकता है। और अगर आप पढ़ना चाहो एनसीईआरटी से तो यहाँ से भी आप जो है पढ़ सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है वो सेम ही है, टॉपिक हेडिंग सेम ही है, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट, डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस अमंग दी सबऑर्डिनेट। तो 1 या 2 लाइन वगैरह जो है ना, जो मेन लाइन है वही सेम चीज लाइन जो है मैंने आपको लिख के और नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाए हुए, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से आसमान से कोई भी लाइन लेके आया हुआ कोई भी चीज, जानबूझ के, भाई साहब एनसीईआरटी जो है ना वही आपका गीता कुरान बाइबल होना चाहिए, एनसीईआरटी सही से कर लिया तो भाई साहब नंबर आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसा नहीं, जो आपकी बुक होगा ना, अब आप अपने आर के सिंगला सर की जो बुक है या जो भी बुक आप जिससे पढ़ रहे हो उसमें भी आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी से आपको मिलेगा, राइट। तो ये चीजें, बाकी उन्होंने थोड़ा सा और भी आसान तरीके से समझाने के प्रयास के थ्रू जो है उन्होंने कुछ चीजें लिखी हुई, तो बोथ आर करेक्ट एंड गुड, बट बेटर वन इज एनसीईआरटी, क्योंकि ज्यादातर स्कूल में आपको पता नहीं है, वैसे तो आपके स्कूल में जो उन्होंने बुक बना दिया, बट ज्यादातर स्कूल में आजकल जो है ना बीएससी के लिए एनसीईआरटी की बुक ही फॉलो करवाते हैं, जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं या इवन प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में भी वो कहते हैं ये बुक तो ले ही लो, साथ में एनसीईआरटी भी रखना है एडिशन में। आई गेस आप लोगों को भी ये बोला गया होगा, नहीं बोला गया है तो कोई बात नहीं, बट मैं बता दिया है, आप अपनी बुक तो एक बार पढ़ ही चुके होगे, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़ लेना, और अगर दोनों बुक सही से नहीं पढ़ा है तो प्लीज रीडिंग दोनों बुक एक बार जरूर लगा के जाना, रीडिंग लगाओगे तभी जाके सारी चीजें होंगी। यहाँ तक बातें क्लियर है कि नहीं? तो पहले 2 लाइन में फटाफट मेरे को 5 मिनट दो, पहले से कंप्लीट कर ले, फिर 5 मिनट में एक चीज और भी बढ़िया सा इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा दूंगा, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अचीविंग मार्क्स। सर अकाउंट्स के क्वेश्चंस
किधर सेंड करूँ? व्हाट्सएप पे सेंड करो बेटे, व्हाट्सएप पे ही करना पड़ेगा, ग्रुप में सेंड कर दो ना। हाँ जी, फिर बता देंगे वो भी क्वेश्चन। अब ध्यान से पढ़ लो फटाफट, जल्दी में पढ़ा। ये हो गया पहला, डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है? हेल्प्स टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस अमंग द सबऑर्डिनेट्स। सेकंड पॉइंट है वो आपका है क्या? डेवलप अमंग मैनेजर टैलेंट। तो क्या लिखा? फॉर्मल ट्रेनिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन दी equipping subordinates with the skill at they help to rise them organizations, but equally important is the experience gained by the handling assignment independently, क्योंकि इंडिविजुअली करता है। तो ग्रुप में मैं नहीं हूँ तो किसी को भेज दो, इंस्टाग्राम पे भेज दो, हाँ इंस्टाग्राम पे भेज दो दोस्त, नहीं तो जो ग्रुप में जो तुम्हारे दोस्त होते हैं उनको भेज दो, वो ग्रुप में भेज देगा, कहीं पे भी भेज दो आप। फिर है उसके बाद है क्या? क्विक डिसीजन मेकिंग। द मैनेजमेंट हायरार्की कैन बी लुक्ड upon as a chain of communication in centralized organizations because every decision is taken by the top management. The flow of information is slow as it has to traverse many levels. उसके बाद है फोर्थ कौन सा है आपका? फोर्थ है रिलीफ ऑफ टास्क। मैंने बता दिया सबका मीनिंग आई गेस। डिसेंट्रलाइजेशन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन exercised by superior over the activities of a subordinate because they are given freedom to act and decide ambit within the limit set by superior. Also personal supervision is generally replaced by other forms of control such as return of investment, तो ROE वगैरह, return on investment, cost, return on capital पर, ये सारी चीजें हैं। और facilitates growth, तो इससे क्या होता है? Decentralization awarded greater autonomy to the lower level of management as well as division or departmental heads. This allows them to function in a manner best suited, जो बढ़िया मैनर होता है उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, तो ग्रोथ होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। बेटर कंट्रोल डिसेंट्रलाइजेशन मेक इट पॉसिबल टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस एट ईच लेवल एंड द डिपार्टमेंट्स कैन बी इंडिविजुअली held accountable for their results, so it extends the achievement of the organizational objective as well as the contributions of each department in meeting the overall objective can be ascertained. So these are the what? Decentralization and importance of decentralization. यहाँ पे शॉर्ट में डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस भी है, तो इसलिए पढ़ लेना। जितने भी डिफरेंस वाले टॉपिक है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो डिफरेंस सबका जरूर पढ़ लेना। ग्रुप में मैंने वहां जी भेज दिया, इंस्टाग्राम पे नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ, जल्दी से भेज दो कहीं पे भी जहाँ भेजना। यहाँ तक का ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई गेस ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब 2 मिनट और रुकना है, मैं जो बातें बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना है। ये सारी चीजें क्लियर हो गया। दीज आर दी 5 टॉपिक्स 6 टॉपिक्स वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर बिकॉज 5वां जो टॉपिक है वो घट गया, तो 7 में से टोटल 6 ही पढ़ने थे 2021 के एग्जाम के लिए। बाकी अगले साल दोबारा से ये ऐड हो जाएगा, तो हम बाद में उसकी चर्चा करेंगे। राइट, यहाँ तक तो क्लियर है? बोलो एक बार हाँ या ना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 2-3 मिनट और आपका लूंगा, अभी भी है हमारे पास 4 मिनट, अभी यहाँ पास 4 मिनट है। हाँ जी, आपका आ गया है, क्वेश्चंस आ गया है, कोई बात नहीं, अभी आपको सॉल्यूशन बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम ये पहले ये मैं रिकॉर्डिंग तो खत्म कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ, फिर बात। ओके, तो यहाँ तक ये हमने रिवीजन कर लिया। बाकी नेक्स्ट वाला चैप्टर जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, चैप्टर नंबर 6।